वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपने ये वीडियो देखने से पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी। सो अप टू दिस पॉइंट वी कंप्लीटेड इन लास्ट लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी विल प्रोसीड फर्दर, और जो भी रिमेनिंग बिट्स है इस टॉपिक के वो आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो इसके बाद नेक्स्ट बिट हमें देखना है अब इस टॉपिक का क्या रहेगा। आप देखो, रेजिस्टिविटी तक हम लास्ट लेक्चर आ गए थे। आज के लेक्चर में हमें रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पावर, तो ऐसे कुछ बिट कवर करना है। तो 6 बिट रहेगा हमारा इस टॉपिक का। रेजिस्टर्स इन सीरीज 7 बिट रहेगा। रेजिस्टर्स इन पैरेलल 8 बिट रहेगा। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और 9th बिट रहेगा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो ये पूरे बिट होने के बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, तो एक एक करके हम अब स्टार्ट करते हैं इस बिट को। सबसे पहला बिट रहेगा आज के लेक्चर का रेजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, अब देखो, कोई भी अगर वायर हो, जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर हम एक कंडक्टर का पीस लेते हैं तो इस कंडक्टर के पीस के अंदर बहुत ज्यादा नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे ही हम इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब एक सेल और बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो एक एंड इसका पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाता है और दूसरा एंड नेगेटिव के साथ। जैसे आपको पता होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्ज को कैरी करते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी कहां पर जाने का रहता है? पॉजिटिव की ओर। तो इमेजिन करो, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके पाथ में क्या हो जाता है, उस वो जो सब्सटेंस है, जैसे अगर एक कॉपर रहा तो यहाँ पर कॉपर के कुछ एटम्स इसके रास्ते में रुकावट खड़ी करते हैं, और इस रुकावट को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कोई भी कंडक्टर के अंदर जो उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, उसके जो एटम्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में रुकावट खड़ी करते हैं, अपोजिशन क्रिएट करते हैं, और इसी अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कल मैंने आपको रेजिस्टेंस का डेफिनेशन यही बताया था, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस एक एबिलिटी है कंडक्टर का, और ये शो करने वाला रेजिस्टेंस एक एबिलिटी है कंडक्टर का, और ये शो करने वाला जो डिवाइस है उसे रेजिस्टर कहा जाता है। ओके, रेजिस्टर इज द डिवाइस विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और इसके इस एबिलिटी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। ओके, समझ में आ रहा है? रेजिस्टर एक डिवाइस है और रेजिस्टेंस उसका एबिलिटी है करंट को अपोज करने का। ओके, तो देखो, अब नॉर्मल वायर में भी रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमें रेजिस्टर लगता है, ये बहुत ज्यादा वैल्यू में लगता है। कोई भी अगर हम वायर लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस 1 से 10 ओम के बीच में रहता है, जो बहुत ही कम होता है हमारे रेजिस्टर के पैरामीटर के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमें रेजिस्टर का वैल्यू ज्यादा लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो वायर का बंच रहता है, इस वायर के बंच को हेलिकल लूप में वाउंड कर दे कुछ ऐसा, उसको इसके बाद कार्बन या फिर सैंड के पोर्शन से इसके अंदर फील्ड किया जाता है। ओके, और ये फील्ड करने के बाद फिर इसे एनकैप्सुलेट किया जाता है। ओके, इस वे से तो नियर बाय कुछ ऐसा एक डिवाइस फॉर्म हो जाता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे रेजिस्टर कहा जाता है। ये रेजिस्टर का साइज बहुत कम होता है, मेरे फिंगर के टिप पर फील हो सके इतना साइज इसका होता है। ओके, तो ये रेजिस्टर्स अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाते हैं, और उसका प्रॉपर शेप कुछ ऐसा होता है, नियर बाय डम्बेल शेप होता है। ओके, आप नेट पर सर्च भी कर सकते हो, आपको जरूर दिखाई देगा रेजिस्टर। ओके, इसके बाद इस रेजिस्टर पर कुछ ऐसे कलर कोड्स होते हैं, 3 बैंड्स नजदीक होते हैं और एक बैंड थोड़ा दूर होता है, तो इसको कलर कोडिंग कहा जाता है। इस रेजिस्टर का वैल्यू इन्हीं कलर से हमें मिलता है। ओके, ये जो पार्ट है ये आपको 11th स्टैंडर्ड में, तो ये आप भी हम पढ़ा ही सकते हैं।
तो इस वाइज एक रजिस्टर एक डिवाइस होता है। ओके, इसे कैसे बनाया जाता है, वायर को नंबर ऑफ लूप्स में बाउंड किया जाता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट वायर। हेलिकल लूप में ज्यादा पोजीशन क्रिएट होगा और इसी कारण इस वायर का रेजिस्टेंस जरा ज्यादा हो जाता है। ओके, तो ये रेजिस्टर जनरली हम किलो ओम्स में मेजर करते हैं। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं ये स्टैंडर्ड वैल्यू के रजिस्टर को बनाते हैं, जैसे 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 10K, 15K। तो ऐसे जो हमारे रेगुलर लगने वाले वैल्यूज है उन्हीं वैल्यूज के रजिस्टर को ये रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनाते हैं। लेकिन देखो, अगर आपके पास हाथ में एक 5 ओम का रजिस्टर है और एक 3 ओम का है और आपको इसके कॉम्बिनेशन से 8 ओम का रजिस्टर बनाना है, तो फॉर दैट वी आर यूजिंग रजिस्टर्स इन पैरेलल एंड रजिस्टर्स इन सीरीज। जो भी हमारे पास अवेलेबल रजिस्टर है उनसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अगर हमें बनाने हैं रजिस्टर के, तो फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर पढ़ा तो देते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल, लेकिन इसका मतलब ही नहीं बताते हैं कि ये क्यों यूज करना है, व्हाई वी आर परफॉर्मिंग रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल। सो दिस इज द मेन रीजन। ओके, तो हम by using registers and series and registers in parallel combination we can make any other values of register from the given register. Okay, so for that purpose we are using such a type of combination. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं registers in series को। सीरीज मतलब क्या होता है, एक के बाद एक अगर रजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं तो उसे रजिस्टर्स इन सीरीज कहा जाता है। आपको जो हमारा एनसीईआरटी का बुक है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स दिए, हर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके लिए। ओके, तो एक जस्ट एक ओवरलुक कर लेते हैं और बाद में फिर इस बिट की ओर आते हैं, क्योंकि हमें रजिस्टर का यहाँ पर सिंबल लगने वाला है। तो एक बार सभी सिंबल का हम एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो, अब सबसे पहले जो सिंबल रहेगा इलेक्ट्रिक बल्ब का, अगर इलेक्ट्रिक बल्ब हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये इलेक्ट्रिक बल्ब रहेगा। इसके बाद ये वाला जो बीट है इसे सेल कहा जाता है और यही सेल को सेल का अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करते तो उसे बैटरी कहा जाता है। ओके, ये सेल रहेगा, सेल का सिंबल। इसके बाद बैटरी अगर रहता है तो नंबर ऑफ सेल्स आपको दिखाने एक के बाद एक। ओके, तो इसे बैटरी कहना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसके बाद अगर कुछ ऐसा सिंबल रहता है तो इसे एमीटर कहा जाता है। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने वाला जो डिवाइस है उसे एमीटर कहा जाता है और इसे इस वे से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट रहेगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, लेकिन ये एक एडिशनल पैरामीटर हमें देता है, ये करंट का डायरेक्शन भी हमें बताता है। एमीटर सिर्फ करंट को मेजर करता है लेकिन करंट का डायरेक्शन नहीं बताता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर से हमें करंट का डायरेक्शन भी पता चलता है। इसका ज्यादा यूज आपको अलग हमारे नेक्स्ट टॉपिक में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंडेंट वो टॉपिक है, वहां पर मैं आपको जरूर इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, याद रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा एक एमसीक्यू पूछा जाता है। एमीटर जो रहता है ये हमेशा किसी भी कंपोनेंट के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और वोल्टमीटर हमेशा किसी भी कंपोनेंट के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। याद रखिएगा इस बिट को, इसके ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन सीबीएसई में एमसीक्यू टाइप में पूछे जाते हैं। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद द डिवाइस व्हाइल वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द डिवाइस। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसके बाद और भी कुछ सिंबल्स हैं, जैसे दो वायर्स के बीच में अगर जॉइंट नहीं है, ओके, तो इस वाइज ये कुछ सिंबल होता है, मतलब ये दो वायर्स के बीच में ज्वाइन नहीं है। ओके, कोई भी कांटेक्ट नहीं है। अगर दो वायर एक दूसरे को क्रॉस करते तो एट द टाइम सॉरी ये दो वायर अगर क्रॉस करते तो ये वाला कॉम्बिनेशन रहेगा, और दो वायर के बीच में अगर ज्वाइंट रहा, ओके, कनेक्शन रहा, तो इस वाइज इसे डिनोट किया जाता है। ओके, तो इस वाइज ये पूरा सिंबल का कुछ एनालॉजी है। और इसमें एक सिंबल और भी है जो हम पढ़ने वाले अभी, रेजिस्टर्स का। तो रेजिस्टर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। तो ये जो बीट रहेगा इसे रेजिस्टर कहा जाता है और इसके ऊपर इसका वैल्यू लिखा जाता है आर, मतलब कुछ ओम्स में, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा ऐसा भी एक रजिस्टर होता है जिसके ऊपर ऐसा लाइन दिया जाता है, इसे वेरिएबल रजिस्टर कहा जाता है। ये वाला जो रजिस्टर रहेगा इसका वैल्यू फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है, लेकिन ये वाले रजिस्टर का वैल्यू चेंज हो सकता है।
अकॉर्डिंग टू मतलब एक इसके ऊपर नॉब होता है जिसे घुमाने के बाद इसका वैल्यू चेंज होता है। जैसे आपको पता होगा हम जो फैन यूज करते हैं उसका एक रेगुलेटर होता है, वो रेगुलेटर मतलब ये एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, और जिसका बटन मूव करने से क्या होता है हमारा फैन का रेजिस्टर कम या ज्यादा होता है। इस कारण फैन के अंदर जाने वाला करंट भी कम या ज्यादा होता है, और इसी कारण फैन के स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फैन के अंदर अगर ज्यादा करंट आता है तो ज्यादा मोशन से वो घूमने वाला है, और कम करंट अगर आता है तो कम मोशन से वो घूमने वाला है। तो बाय यूजिंग दिस वेरिएबल रेजिस्टर वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द फैन। ओके, तो इसी कारण हर फैन के साथ एक रेगुलेटर दिया जाता है, वो रेगुलेटर दूसरा तीसरा और कोई नहीं होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ओके, अब देखो ये वेरिएबल रेजिस्टर का अगर वैल्यू नोन हो, ओके, तो एट द टाइम नोन वेरिएबल रेजिस्टर मतलब वेरिएबल तो रेजिस्टर है लेकिन उसका वैल्यू अगर नोन हो तो कुछ ऐसा सिंबल यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? नॉन वेरिएबल रजिस्टर रहा तो ये, अननोन वेरिएबल रजिस्टर रहा तो ये। ओके, तो इस वाइज ये मतलब ये दोनों भी सिंबल हम वेरिएबल रजिस्टर के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इसे, और इसे रियोस्टैट भी कहा जाता है। रियोस्टैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल रजिस्टर। तो इतने ही सिंबल आपको हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिखने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट के रिप्रेजेंटेशन के लिए। ओके, तो याद रखिएगा इन्हें, सिंपल है। तो इसके बाद हम अब रजिस्टर से डिपेंडेंट लॉजिक देखने वाले हैं जिसका नाम है रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो सबसे पहले हम रजिस्टर्स इन सीरीज देखते हैं। ओके, इफ वी कनेक्ट नंबर ऑफ रजिस्टर वन बाय वन, वन आफ्टर वन, ओके, एक के बाद एक अगर हम रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो एक ये 3 रजिस्टर्स है, इनके वैल्यूज को हम एज्यूम करते हैं R1, R2 एंड R3। ओके, these are the 3 resistors connected in series across a battery having potential difference V. Okay, this battery produces a current I as shown in figure. तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, let R1, R2, R3 be the 3 resistors connected in series across a battery having potential difference V. This battery produces a current I as shown in figure. बस फिगर ड्रॉ करना है इसके बाद, और फिगर ड्रॉ करने के बाद देखो अब याद रखिएगा एक स्टेटमेंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current is constant while in parallel combination potential difference is constant. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। एज दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज क्यों कहना है इसे, क्योंकि एक के बाद एक रजिस्टर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, एक के बाद एक रजिस्टर को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ओके, तो अगर हम डिफरेंट रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनके अक्रॉस जाने वाला जो करंट है वो सेम रहेगा। अब देखो करंट अगर सेम है तो इस रजिस्टर के वैल्यूज के अकॉर्डिंग कोई और पैरामीटर को चेंज होना पड़ेगा, और वो पैरामीटर कौन सा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तीनों भी रजिस्टर के अक्रॉस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ रजिस्टर। इसी कारण वोल्टेज और रजिस्टर का जो रेशियो है जिसको हम करंट कह रहे हैं वो कांस्टेंट रह जाता है। ओके, तो पहले रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप होने वाला है, V1 वोल्ट्स का, दूसरे रजिस्टर के अक्रॉस V2 का, और तीसरे के अक्रॉस V3 का। ओके, so let V1, V2, V3 be the potential drop across resistor R1, R2, R3. Okay, now the total potential difference V is given by V1 plus V2 plus V3. Okay, तो इसके बाद देखो अब क्या करना है, हमें अब ओम्स लॉ अप्लाई करना है ये फर्स्ट वाले रजिस्टर पर। फर्स्ट वाले रजिस्टर में करंट I है, रजिस्टर R1 और पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, तो इसकी अक्रॉस अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, बताओ मुझे कल के ट्रायंगल को थोड़ा रिकॉल करके कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या आएगा, IR। ओके, V का वैल्यू क्या होता है, IR, तो यहाँ पर हमें V1 का वैल्यू चाहिए, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 आ जाएगा, क्योंकि इस रजिस्टर में करंट I है, रजिस्टर R1 है, तो इस कारण V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, IR1। लाइक दैट V2 इज इक्वल टू IR2 and V3 is equal to
IR3। ओके, लगा तो इसे इक्वेशन 1 दीजिएगा, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट is equal to IR1 plus IR2 plus IR3। ओके, तीनों इक्वेशन में से देखिएगा आप, I कॉमन है, उसे हम कॉमन आउट करते हैं। तो कॉमन आउट किया तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, और फाइनली अगर ये I को डिवाइड करते हैं हम तो क्या मिलने वाला है, V बाय I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताइएगा मुझे V क्या है इस सर्किट का। V is the total potential difference across this circuit, while I is the total current across this circuit। तो अगर हम सर्किट के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को टोटल करंट के साथ डिवाइड करते हैं तो जो फैक्टर हमें मिलेगा उसे टोटल रेजिस्टेंस कहा जाता है। बट इन विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाई we are representing that total resistance in series combination resistor as R suffix S। okay, तो हमें V बाय आई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डिवाइडेड बाय टोटल करंट को रिप्रेजेंट करना एक टोटल रेजिस्टेंस है और जो रहेगा RS। तो अब यही वैल्यू हमें ऊपर सब्स्टिट्यूट करना है, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर रेजिस्टर्स इन सीरीज का। तो अगर हम डिफरेंट रेजिस्टर को एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एट दैट टाइम जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा वो सभी रेजिस्टर का एडिशन रहेगा। मतलब मैंने आपको अगर 2 ओम के 3 रेजिस्टर दिए और उनको अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 6 ओम। तो आप 3 डिफरेंट, मतलब आपको मैं अगर एक ही वैल्यू के रेजिस्टर देता हूं तो उससे आप अलग अलग वैल्यूज के रेजिस्टर बना सकते हो बाय यूजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन का स्पेशलिटी क्या होता है वो समझ लो, इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ये जो रेजिस्टर होता है इसे रिजल्टेंट रेजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐसा कहा जाता है। तीनों भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर होता है ये तीनों भी रेजिस्टर के वैल्यू से बड़ा रहेगा। द इक्विवेलेंट रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टर। इंडिविजुअल मतलब ये जो सेपरेट रेजिस्टर है इनके वैल्यू से आरएस का वैल्यू हमेशा बड़ा रहेगा, छोटा कभी भी नहीं रहेगा। ओके, इसके बाद इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द सेकंड स्पेशलिटी ओके ऑफ दिस सर्किट। इसके बाद और क्या बिट रहेगा आप देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन रहेगा। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो इस वाइज ये पूरा बिट रहेगा। ओके, तो अब देखो इसमें हमें एक और एक देखो, अगर 2 ही रेजिस्टर हम सीरीज में कनेक्ट करते तो ये फॉर्मूला R1 प्लस R2 तक जाएगा। अगर हम n रेजिस्टर कनेक्ट करते सीरीज कॉम्बिनेशन में जिनके वैल्यूज R1 R2 R3 डॉट 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 Rn तक है तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, फिर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। तो अगर हम n रेजिस्टर कनेक्ट करते सीरीज कॉम्बिनेशन में तो उसका फाइनल आंसर कुछ ये आएगा। ओके, तो इस वाइज पूरा डेरिवेशन रहेगा। 3 मार्क्स के लिए आपको ये डेरिवेशन पूछा जाता है, याद रखिएगा इसे। ओके, और ये लाइन हमेशा याद रखिएगा ये डेरिवेशन करते वक्त, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट व्हाइल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ओके, तो इसके बाद हम एक आधा न्यूमेरिकल ले लेते हैं इसके ऊपर, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के ऊपर। बहुत सिंपल पार्ट रहता है रेजिस्टर्स इन सीरीज, जैसे एडिशन करता है। मुझे नहीं लगता एडिशन में किसी को कुछ दिक्कत आता होगा। देखो अब ये एक फर्स्ट रेजिस्टर है और एक सेकंड रेजिस्टर है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है। इनको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं और पूछा जाता है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इक्विवेलेंट रेजिस्टर मतलब इन दोनों का एक कंबाइंड रेजिस्टर निकालना है हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाने के बाद। तो इसको हम R1 कंसीडर करेंगे, इसको R2। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में RS रहेगा और क्या रहेगा इसका आंसर, R1 प्लस R2। ओके, तो R1 का वैल्यू 2 ओम, R2 का 3, तो आंसर आएगा 5 ओम। ओके, तो इस वाइज ये आंसर रहेगा। ओके, इसके बाद और एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अगर 2 रेजिस्टर हम कनेक्ट करते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट का वैल्यू 4.8 ओम और दूसरे का वैल्यू है 1.2 ओम।
फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या आएगा फिर, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, इसके बाद 4.8 प्लस 1.2, तो आंसर आएगा 6 ओम। ओके, तो इस वाइज ये आंसर रहेगा। जस्ट आपको एडिशन करना है, कितने भी रजिस्टर क्यों ना हो सीरीज में अगर कनेक्ट करते हैं हम, तो जस्ट उनका एडिशन करो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इसके ऊपर एडवांस क्वेश्चन भी हम लेने वाले हैं, लेकिन वो लास्ट वाले मेरे वीडियो में, इसके बाद जो आने वाला वीडियो है उसमें रहेगा, तो याद रखिएगा उसे। ओके, तो यहाँ पर हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन खत्म होता है। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर जाते हैं। उसका भी डेरिवेशन ऐसा ही है, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो नेक्स्ट बिट रहेगा रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो अगर हम डिफरेंट रेजिस्टर को एक के नीचे एक कनेक्ट करते हैं, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। सीरीज मतलब एक के बाद एक, और पैरेलल मतलब एक के नीचे एक। ओके, याद रखिएगा इसे। तो 3 रेजिस्टर्स लेना है हमें, R1, R2 और R3, ठीक है। और इनको एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करना है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V रहेगा। ओके, और ये बैटरी कुछ करंट प्रोड्यूस करने वाला है I। इसके बाद इसका वैल्यू R1, इसका R2 और इसका R3 रहेगा, ठीक है। अब देखो, पहले मैंने आपको बताया इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज कांस्टेंट, व्हाइल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तीनों रजिस्टर के अक्रॉस। R3 के अक्रॉस भी V रहेगा, R2 के अक्रॉस भी V, और R1 के अक्रॉस भी V रहेगा। ओके, तो रजिस्टर के अकॉर्डिंग अब किससे चेंज होना पड़ेगा, करंट को। ओके, तो इस कारण R1 में करंट कितना जाएगा, I1 अमाउंट का, R2 में I2 अमाउंट का, और R3 में I3 अमाउंट का। समझ में आ रहा है? तो इस वाइज ये पूरा बिट रहेगा। अब देखो, टोटल करंट I किसका एडिशन रहेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 का, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फिर से पिछली बार जैसे करना है। अब ओम्स लॉ लगाना है हमें हर एक रजिस्टर पर। इसके अक्रॉस में ओम्स लॉ लगाता हूं, तो अब ओम्स लॉ क्या आएगा, I के टर्म में लगाना है। I इज इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बाय R। तो यहाँ पर I की जगह I1 है, तो I1 इज इक्वल टू क्या आएगा, V बाय R1। ओके, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं हम, ये इक्वेशन सेकंड रहेगा। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू क्या आएगा, आप सोचो थोड़ा, V बाय R2। I3 इज इक्वल टू V बाय R3। अब क्या करना है बताओ जल्दी से, इक्वेशन 2, 3, 4 को हमें इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या मिलेगा फिर हमें, I इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो तीनों में से देखो V सेम है, तो इस वजह से हम उसे कॉमन आउट करने वाले हैं। तो कॉमन आउट किया तो आंसर आएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके, और ये रहेगा I का वैल्यू। अब इसके बाद देखो, ये V यहाँ पर जाके डिवाइड होने वाला है, तो क्या मिलेगा हमें, I बाय V इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब देखो मैं अच्छे से क्या लिख रहा हूँ, ये I न्यूमरेटर में, तो क्या मैं इसे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स वी कैन डू दिस स्टेप। सो 1 बाय V बाय I इस वाइज में लिख रहा हूँ। ओके, इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 है। अब देखो V क्या है इस सर्किट का, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है इस सर्किट का, टोटल करंट। ओके, तो अगर हम किसी भी सर्किट के टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को टोटल करंट के साथ डिवाइड करते हैं, तो उस सर्किट का हमें टोटल रेजिस्टर मिलने वाला है। लेकिन ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो इस कारण इस टोटल रेजिस्टर को मैं डिनोट करने वाला हूं R सफिक्स P से, RP। ओके, तो V बाय I की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, RP। ओके, तो अब ये वैल्यू मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, फाइनल आंसर मिल जाएगा। और क्या रहेगा वो, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। आ रहा है समझ में? तो इस वाइज ये पूरा रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा दोनों भी डेरिवेशन खत्म हो जाता है। ये भी डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टर। ये रेसिप्रोकल का एडिशन कहा जाता है इसे, और जो हमारा रेजिस्टर्स इन सीरीज था वो डायरेक्ट एडिशन था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर भी वैसे होगा, अगर हम n रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं
तो उसका आंसर क्या आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टर का 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn। ओके, तो आई थिंक आपको ये बिट क्लियर हो गया होगा। तो इसके ऊपर भी हम एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। थोड़ा आपको कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सीरीज में इजी पार्ट होता है, डायरेक्ट एडिशन होता है, लेकिन पैरेलल में आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है। जैसे देखो, आप इसमें एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। अगर दो ही रजिस्टर पैरेलल में है तभी इस ट्रिक को यूज करना, तीन रहे तो आप नहीं कर सकते। ओके, इफ टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसका वैल्यू R1 रहेगा, इसका वैल्यू R2। ओके, तो ये दो रजिस्टर हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं और इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना है। ओके, जिसे हम आरपी से डिनोट करते हैं। तो क्या रहेगा फॉर्मूला 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, तो आप देखो, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जैसे हम रेशो का एडिशन करते हैं, लाइक दैट। ओके, और एक इसका वैल्यू मिलेगा 1/Rp। लेकिन जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाता है ना, तो एट द टाइम हमें 1/Rp का वैल्यू नहीं पूछते हैं, आरपी का वैल्यू पूछते हैं। इस कारण लास्ट स्टेप में आपको इसका उल्टा करना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो आरपी का आंसर क्या आएगा फिर, देखो अब ये टर्म ऊपर जाएगा, ये टर्म नीचे आएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, ट्रिक फॉर्मूला है, इससे आंसर बहुत जल्दी आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इसमें कम रहता है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज करना जब दो रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल में हो। तीन में अगर रहते हैं तो आप नहीं यूज कर सकते हो, याद रखिएगा। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको तुरंत बताता हूं। जैसे दो रजिस्टर्स है जिनके वैल्यूज दिए 6 ओम एंड 3 ओम। अब इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है और पूछा जाता है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालो इन दोनों का। तो एट दैट टाइम हम यही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करने वाले। आप Rp इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मतलब दोनों रजिस्टर का पहले तो प्रोडक्ट करो और उनके प्रोडक्ट को इनके एडिशन के साथ डिवाइड करो। ओके, तो यही फॉर्मूला मैं अगर यूज करता हूं, इसे R1 कंसिडर करो, इसे R2। ओके, तो Rp इज इक्वल टू क्या आएगा, आप देखो R1 R2 मतलब 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 6 प्लस 3, तो ऊपर कितना आएगा 18, 6 3 जा, और डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 9, तो आंसर आएगा 2 हो। बस फाइनल आंसर। अगर यही आप इस प्रोसेस से करते हो तो आपको 2-3 स्टेप ज्यादा करने पड़ते हैं। ओके, और लास्ट स्टेप में अगर आप भूल गए 1/Rp का आरपी करना, तो आंसर आपका 2 की जगह 1/2 आ जाएगा। ओके, तो इस कारण ऐसा एरर ना हो, इस वजह से ये फॉर्मूला यूज करना। लेकिन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला तभी यूज करना जब दो रजिस्टर पैरेलल में हो। तीन अगर रहते हैं तो आपको यही मेथड से जाना पड़ेगा। तो 3 रजिस्टर भी अगर पैरेलल में रहते हैं तो कैसे सॉल्व करना है उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ओके, इफ 3 रजिस्टर R1 R2 R3 are connected in parallel, then the equivalent combination is find out by using फॉर्मूला। देखो आप 3 रजिस्टर की वैल्यूज लेते हैं, 5 ओहम, 10 ओहम और 15 ओहम। ओके, अब ये तीनों कनेक्टेड है एक दूसरे के पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ओके, तो क्या रहेगा, आप देखो आप सीआर, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 का वैल्यू कितना है, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, तो इसके आगे देखो आप क्या आएगा इसका आंसर। अब इसे हमें एलसीएम मेथड से सॉल्व किया तो जल्दी आ जाएगा आंसर। ओके, आंसर तो कोई भी मेथड से कर सकते हो आप, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाद में उसके रिजल्ट को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो आप, लेकिन एक कन्वेंशनल मेथड नहीं है, इससे जल्दी आंसर नहीं आएगा। ये जल्दी अगर आंसर लाना है तो आपको इसका एलसीएम ढूंढना पड़ेगा। एलसीएम मतलब इन तीनों को हम एक कॉमन नंबर से अगर डिवाइड कर सकते हैं तो वो इन तीनों नंबर का एलसीएम रहेगा। जैसे देखो अब इन तीनों का एलसीएम रहेगा 30 को हम 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं और 15 से भी कर सकते हैं। इस कारण हमें कुछ भी करके इसके डिनोमिनेटर में 30 लाना है। ओके, तो देखो अब मुझे अगर यहाँ पर 30 लाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे। नीचे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा।
तभी ये नंबर बैलेंस रहेगा। तो ऊपर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे भी, नीचे किया तो 30 हो जाएगा। प्लस अब देखो यहाँ पर 30 लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। नीचे भी 3 ऊपर भी 3, तो क्या आएगा फिर 3/30 प्लस अब 15 को कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आएगा, 2 से। तो नीचे भी 2 से करो ऊपर भी 2, तो 2/30। तीनों का बेस देखो आप कॉमन है तो हम कॉमन आउट कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो 30 ऊपर आएगा 6 + 3 + 2 मतलब ही 11/30। लेकिन ये किसका वैल्यू है, 1/rp का। हमें किसका वैल्यू चाहिए होता है, rp का। तो लास्ट स्टेप में इसका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, rp = 30/11 ओहम। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा रेजिस्टेंस इन पैरेलल के साथ कैसे डील करते हैं। इसके बाद एक कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें रेजिस्टर्स इन सीरीज भी है और रेजिस्टर्स इन पैरेलल भी है। ओके, तो कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टर कैसे निकाले जाते हैं वो देखिएगा। अगर आपको ये आ गया तो इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते आएगा, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। इस कारण इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला वाला जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें मैं इसके ऊपर बहुत सारे टास्क देने वाला हूँ आपको, तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। ओके, पूरा जो अभी तक पूछे गए सीबीएसई के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे उस वीडियो में, तो जरूर देखिएगा उसे इसके बाद। ओके, तो देखो अब एक कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन लेते हैं हम। ये दो रेजिस्टर से, एक 6 ओम का और ये 3 ओम का, इसको हम एक 2 ओम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखो अब इसे कॉम्बिनेशन सर्किट कहा जाता है। इसमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है। अगर आप अच्छे से देखते हो तो ये 6 ओम 3 ओम एक दूसरे के पैरेलल में, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम के साथ सीरीज में है। समझ में आ रहा है? तो पहले तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना है। अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपको निकाल के दिखाया था 6 और 3 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो 2 ओम आता है। कैसे आएगा, 6 × 3 डिवाइड बाय 6 + 3, तो 18/9 कितना आएगा, 2 ओम। तो इन दोनों को हटाकर हम उसकी जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर पुट करने वाले, और जिसका वैल्यू कितना रहेगा, 2 ओम। समझ में आ रहा है? या फिर मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 6 × 3 R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 6 + 3, तो आंसर आएगा 18/9 मतलब ही 2 ओम। तो यही 2 ओम मैंने यहाँ पर पुट किया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टर का मतलब क्या होता है, ये दो रेजिस्टर सर्किट पर जो इफेक्ट करने वाले वही इफेक्ट ये अकेला रेजिस्टर करता है। इसी कारण इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। ओके, तो ये 2 ओम और ये हमारे डायग्राम का 2 ओम, तो ये 2 ओम ये 2 ओम कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 4 ओम। ओके, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अगर हम कॉम्बिनेशन सर्किट के साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ये पैरेलल सीरीज था, अब हम सीरीज पैरेलल लेते हैं। ओके, एक अनदर एक कॉम्बिनेशन वाला सर्किट ले लेते हैं हम। इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लिख लीजिएगा, जब अगला वाला वीडियो मेरा स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें आपको जरूर हेल्प हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 ओम ये 3 ओम और ये 5 ओम, ये सीरीज पैरेलल है। पहले आपको ये सर्किट सॉल्व करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में पैरेलल, तभी इसका आंसर आएगा। तो देखो आप पहले तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है। If two resistors are connected in series, then equivalent resistor is given by addition of these two resistor. तो 2 ओम + 3 ओम कितना होगा, 5 ओम। तो इस डायग्राम का नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा, दो रेजिस्टर कनेक्ट रहने वाले, ऊपर वाला भी 5 ओम का, नीचे वाला भी 5 ओम का। अब ये कैसे कनेक्टेड एक दूसरे को, पैरेलल में। ओके, अब दो ही रेजिस्टर, इस कारण हम वो हमारा ट्रिक वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Rp = क्या रहेगा फॉर्मूला, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ओके, तो R1 × R2 5 × 5 डिवाइड बाय 5 + 5, तो कितना आएगा, 25/10 मतलब ये आंसर आएगा 2.5 ओम। आ गया समझ में? तो ऐसे कॉम्बिनेशन के आंसर आ गए तो हमारे लेवल के लिए इतना ही है। कुछ रेफरेंस बुक होते हैं जिन्हें यूज करने के बाद जिनमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन इतना लेवल हमारे सिलेबस में नहीं होता है। सीबीएसई में आपको इतने ही लेवल तक क्वेश्चन आते हैं जितने मैंने लिए। ओके, ज्यादा करने से कुछ मिलने वाला है नहीं, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपका ये बेसिक पढ़ाई होने के बाद, तो इस कारण यही तक आप करते हो तो भी मोर देन इनफ है। सीबीएसई में इससे हार्ड क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टर पर नहीं आता है हमारे सिलेबस तक। ओके, इसी कारण यहाँ तक ही कीजिएगा। ओके,
तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट बीट रहेगा हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट बीट है। क्या होता है अब ये इफेक्ट देखिएगा, जब कभी भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस, आपने देखा होगा अगर एक कंडक्टर का पीस है तो इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर किसका रहता है? ये जो डॉट दिखाई दे रही है किसके बताओ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, सो इनसाइड एनी कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ओके, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। ओके, और जैसे हम इसके अक्रॉस सप्लाई देते हैं, बैटरी देते हैं, तो एक टर्मिनल इस कंडक्टर का पॉजिटिव हो जाता है तो दूसरा निगेटिव। इस कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये कहां पर जाने की कोशिश करते हैं? टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे मैंने आपको कहा था, सपोज ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये अब पॉजिटिव की ओर जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके रास्ते में क्या हो जाता है, इस कंडक्टर के जो एटम्स है वो रुकावट खड़ी करते हैं और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट हो जाता है पॉजिटिव की ओर, मोशन में आ जाता है पॉजिटिव की ओर और ये एटम के साथ टकराता है। टकराने के बाद ये फ्री इलेक्ट्रॉन वापस चला जाता है, ओके, थोड़ा डिस्टेंस, और ये टकराने से यहाँ पर कोलिजन होता है और इस कोलिजन में समवॉट काइनेटिक एनर्जी। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो इस पर काइनेटिक एनर्जी है, और ये कोलाइड जब होता है इस एटम के साथ तो समवॉट एनर्जी अपना रिलीज कर देता है, समवॉट एनर्जी अपना रिलीज कर देता है, और ये रिलीज हुआ एनर्जी इस कंडक्टर को हीटअप करने में यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? जब कभी भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड होता है, कोलाइड होता है, ओके, ओवर द एटम, एट द टाइम somewhat kinetic energy get lost and this kinetic energy is utilized to produce heat across the conductor and this effect is called as heating effects of electric current। तो इसी कारण किसी भी कंडक्टर में अगर हम ज्यादा देर तक करंट पास करते हैं तो कुछ समय बाद वो कंडक्टर हीटअप हो जाता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जैसे आपको पता होगा हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर भी एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है। ओके, तो वो भी आप देखो बल्ब कुछ देर उसे हम ऑन करने के बाद कुछ देर के बाद वो हीटअप हो जाता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यही बीट है जिसे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, ओके, वो भी देखते हैं हम। तो सी है, जैसे आपको पता होगा अब किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं और उनके मूवमेंट की वजह से, इन चार्ज के मूवमेंट की वजह से कुछ वर्क वहां पर जनरेट होता है। ओके, और उस वर्क को ही कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बताया होगा, इसके पहले ही मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बताया था, याद है आपको? ओके, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी का क्या होता है? W by Q। ओके, तो W इज इक्वल टू क्या आएगा? VQ। ओके, अब बताओ मुझे याद करके सबसे पहला फॉर्मूला करंट का मैंने क्या बताया था आपको? I इज इक्वल टू Q बाई T। करंट इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या आएगा? Q इज इक्वल टू IT। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर हमें लिखना है Q इज इक्वल टू IT और ये V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? V इज इक्वल टू IR। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, और ये चार्ज का बेसिक फॉर्मूला है। तो ये दोनों वैल्यूज लेकर हमें ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो क्या आएगा फिर? W इज इक्वल टू V की जगह IR और Q की जगह IT। तो ये I और ये I मल्टीप्लाई होकर I का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो I स्क्वायर RT। ठीक है, तो देखो अब जब कभी भी हम किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव होता है और वो कुछ वर्क जनरेट करता है, और ये पूरा का पूरा वर्क यूटिलाइज किया जाता है टू प्रोड्यूस हीट अक्रॉस द कंडक्टर। दैट्स व्हाई ये वर्क किसके साथ इक्वल होगा? हीट के साथ। ओके, जो रीजन मैंने आपको बताया वो लिखना पड़ेगा, तभी ये स्टेटमेंट वैलिड है। ओके, व्हेन वी अप्लाई potential difference across the conductor, at that time some work is done and this work is utilized to produce heat across the
कंडक्टर, ओके, और उस वर्क को ही कहा जाता है हीट। तो इस वजह से हम वर्क को रिप्लेस कर रहे हैं हीट के साथ, तो W को अगर H के साथ रिप्लेस करते हैं हम, तो फाइनल आंसर आएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज जूल्स लॉ। साइंटिस्ट जूल्स ने बताया हुआ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड लॉ है, इसे जूल्स लॉ कहा जाता है। साइंटिस्ट जूल्स ने हमें ये बताया, ओके। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। इसके 3 इक्वेशन है, लेकिन इसी इक्वेशन को जूल्स लॉ कहा जाता है, याद रखिएगा। और इसका ये डेरिवेशन यहाँ तक, ओके। तो यही हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। अब इसमें ना हमें R का वैल्यू V बाय I पुट करना है, तो I कैंसिल हो जाएगा और हीट का अनदर फॉर्मूला मिल जाएगा VIT, ओके। अब इस फॉर्मूले में I का वैल्यू V बाय R पुट करना है, तो अनदर एक फॉर्मूला मिलेगा V इंटू V बाय R इंटू T, दैट इज H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले मिल जाते हैं हमें हीट के। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू VIT एंड H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T, ओके। तो ये 3 फॉर्मूलेज हमें मिलने वाले हैं हीट के, ओके। बस इतना ही बिट है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। याद रखिएगा कंसेप्चुअल पार्ट, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की ओर जाने की कोशिश करते हैं, और इन बिटवीन दिस पाथ दे कोलाइड्स ऑन अ एटम ऑफ दैट कंडक्टर and somewhat kinetic energy get lost in the form of heat, and this heat is utilized to heat up the conductor। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इस एटॉमिक कोलिजन में, ये कंडक्टर को हीट अप करने में यूटिलाइज किया जाता है, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो साइंटिस्ट जूल्स ने हमें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके बताया है। और इस इक्वेशन को जूल्स लॉ कहा जाता है। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, H is equal to VIT and H is equal to V square by R into T। तो ये सिंपल फॉर्म में डेरिवेशन मैंने आपको बताया, अच्छे से देखिएगा इसे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट बीट है, कुछ एप्लीकेशंस होते हैं इसके हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, इसके ऊपर गिव रीजन आने का चांस ज्यादा रहता है। जैसे पहला गिव रीजन पूछा जाता है, व्हाई टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब था ना, पुराने जमाने में हम यूज करते थे, अभी बहुत कम लोगों के पास होगा, अभी एलईडी लाइट हम यूज करते हैं। तो ऐसा एक बल्ब हुआ करता था जिसमें फिलामेंट था, इसे फिलामेंट कहा जाता है बल्ब का, और ये फिलामेंट जनरली टंगस्टन से बनाया जाता था। क्यों टंगस्टन यूज करते हैं, इसके ऊपर गिव रीजन आता है। तो इसका गिव रीजन आप क्या लिख सकते हो, द फिलामेंट ऑफ बल्ब is generally made up of tungsten because tungsten having high melting point of the order of 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का सभी मेटल्स में सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट है और वो रहेगा 3380 डिग्री सेल्सियस। देखो अब इसकी जगह अगर हम दूसरा मेटल यूज करते हैं तो करंट रेगुलरली उसके अंदर पास होने से क्या हो जाता, ये कंडक्टर हीटअप हो जाता, और वो कंडक्टर का अगर मेल्टिंग पॉइंट कम रहता तो वो मेल्ट हो जाता, फिर उसके बाद ये बल्ब कुछ भी काम का नहीं आता। तो इसी कारण वहां पर हमें ऐसा मेटल का रिक्वायरमेंट होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, और ऐसा हाई मेल्टिंग पॉइंट रहने वाला सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला मेटल अगर कोई है तो वो टंगस्टन है। इसी कारण टंगस्टन को हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। बस यही एक रीजन है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है, व्हाई द मटेरियल यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक फ्यूज इज मेड अप ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है ना, ऐसा फ्यूज होता है, आपने देखा होगा आपके घर के अंदर, ओके, ऐसा कुछ फ्यूज होता है, ऐसा एक इसका कवर होता है और इसके ऊपर ऐसा एक लगा होता है, आगे आपने देखा होगा, इसे किटकैट फ्यूज कहा जाता है, ओके, पॉपुलर ये फ्यूज है। इसे अंदर इंसर्ट करते हैं हम और इसके ऊपर एक वायर होता है। ये वायर अगर निकल जाए तो हमारे घर के अंदर का बिजली चला जाता है, फिर ये वायर नया डालने के बाद ये बिजली वापस आ जाता है, ओके। तो इसे इलेक्ट्रिक फ्यूज कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो वायर होता है ना, ये लो मेल्टिंग पॉइंट के मटेरियल से बनाया जाता है। आपको पता होगा हमारे घर के अंदर कॉपर के वायर्स हम यूज करते हैं, ओके, और ये कॉपर का कुछ करंट कैरी करने का एक कैपेसिटी होता है। मतलब कोई भी वायर अपने अंदर से एक लिमिटेड अमाउंट में करंट पास होने देता है, ज्यादा अगर करंट एक्सीड होता है तो हीट बढ़ जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ओके। और हीट बढ़ने से क्या हो जाता है, वो वायर मेल्ट हो जाता है। तो हर एक वायर का एक कैपेसिटी होता है, ओके, उसके ऊपर वो करंट कैरी नहीं कर सकता है, ओके। तो हमारे घर के अंदर आप इमेजिन करो कि जो कॉपर वायर है वो 5 एम्पियर्स तक ज्यादा से ज्यादा करंट कैप्चर कर सकता है, अपने अंदर से फ्लो कर सकता है। अगर इस 5 एम्पियर के थोड़ा भी अगर करंट एक्सीड हो जाए तो वो डेंजरस करंट होता है, और वो अगर हमारे घर के अंदर आ गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है और वेरियस डेंजरस सिचुएशन कैन ऑकर, ओके।
तो इसे स्टॉप करने के लिए हमारे घर के अंदर प्रोटेक्शन देने के लिए शॉर्ट सर्किट से हम फ्यूज यूज करते हैं। ये फ्यूज का जो मटेरियल होता है ना वायर का, ये सपोज अगर हमारे कॉपर वायर का डेंजरस करंट का लिमिट 5 एम्पियर का है, तो इस वायर को ऐसे बनाया जाता है कि इसका डेंजरस लिमिट 4 एम्पियर तक की हो। मतलब हमारे घर के अंदर अगर 4 एम्पियर से थोड़ा भी अगर करंट एक्सीड होता है, अगर फ्लक्चुएशन की वजह से या फिर कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अगर घर के अंदर ज्यादा करंट आता है, तो सबसे पहले वो करंट फ्यूज से पास होता है और उसके बाद ही घर के अंदर आता है। तो इसका लिमिट तो 4 एम्पियर का ही है, तो ये 4 एम्पियर के थोड़ा भी ज्यादा हो जाए तो ये अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। ओके, अपने आप को उड़ा देता है और ये फ्यूज उड़ने के बाद फिर घर के अंदर सप्लाई जाता ही नहीं है, तो डेंजरस करंट हमारा घर के बाहर ही रह जाता है और हमारे घर को प्रोटेक्शन मिल जाता है ओवर द एक्सेस करंट। ओके, तो इस वजह से ये मटेरियल हमेशा ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है। जनरली से टीन और लीड का अलॉय यूज किया जाता है, याद रखिएगा, टीन प्लस लीड अलॉय इसे यूज किया जाता है। ओके, टीन टीआई प्लस लीड पीबी। ओके, मतलब ऐसे कुछ मटेरियल के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड से इस वायर को बनाया जाता है, जिस कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से थोड़ा कम रहता है और हमारे घर के अंदर प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इस वजह से गिव रीजन पूछा जाता है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड गिव रीजन है कॉपर एंड सिल्वर जनरली हम कॉपर एंड एल्यूमिनियम के वायर्स हम जनरली हमारे घर के अंदर या फिर ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। इसका गिव रीजन पूछा जाता है, याद रखिएगा। जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी कम हो वो अच्छा कंडक्टर होता है और रेजिस्टिविटी सबसे कम सिल्वर का है, उसके बाद कॉपर का है, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद गोल्ड। ओके, इस वाइज ये मेटल का एक कंडक्टिविटी टेबल है। ओके, आपने देखा होगा आपके बुक में भी रेजिस्टिविटी का टेबल दिया है। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी आप देखिएगा सिल्वर का होता है 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओहम मीटर। ओके, ये 22 डिग्री सेल्सियस पर है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी दिया जाता है। रेजिस्टिविटी मटेरियल और टेम्परेचर से वेरी होता है। और इसके बाद फिर कॉपर का है 1.60 इंटू 10⁻⁸। बहुत स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो ये रेजिस्टिविटी सिल्वर का, ये कॉपर का है। तो देखो कॉपर और सिल्वर ही क्यों, कॉपर और एल्यूमिनियम ही क्यों ज्यादा हम घर के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि ये मटेरियल हमारे अर्थ सरफेस पर ज्यादा मिलते हैं, इस कारण इनका कॉस्ट कम होता है। सिल्वर नहीं मिलता, इस कारण हम सिल्वर को नहीं यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो इसका रीजन कैसे बताना है, सबसे पहले तो बताना है कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड इन द ट्रांसमिशन लाइन। ओके, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट रीजन आप बता सकते हो बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर। दूसरा रीजन बता सकते हो कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैविंग लो कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर मेटल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन आवर हाउसेस फॉर द ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो बस इतना ये बीट है पूरा। तो यहाँ पर हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाता है। इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम अगले वीडियोस में लेने वाले हैं। ओके, तो तब तक ये फॉर्मूलेस को याद रखिएगा। लास्ट बीट है अब इस टॉपिक का, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। So here last bit of electric power। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर का क्या डेफिनेशन रहेगा, देखो अब, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। ये आपको 9th स्टैंडर्ड में हुआ था। 9th स्टैंडर्ड में जो पावर था वो मैकेनिकल पावर था, अभी हम बात करें इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। लेकिन कुछ भी फर्क नहीं होता इन दोनों पावर्स में, दोनों पावर का फॉर्मूला या SI यूनिट सब सेम है। ओके, तो इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। ओके, पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी चीज का रेट कैसे निकालते हैं हम, उस चीज को टाइम के साथ डिवाइड करो। तो पावर किसका रेट है, वर्क का। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर, दैट्स व्हाई इसका फॉर्मूला आएगा W/T। ओके, तो पावर का ऐसा यूनिट अभी हमें देखना है। तो वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल्स, टाइम का होता है सेकंड्स, तो जूल पर सेकंड इसको कहा जाता है वैट। ओके, सो 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। जेम्स वैट ऐसा साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हमें पावर के बारे में बताया, और उन्हीं के नाम पर हम इसके ऐसा यूनिट को देते हैं 1 वैट। अब देखो इस 1 वैट का सिंबल कैपिटल W होता है,
लेकिन इस वाले W में और इस वाले W में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इस कारण इस वैट को आप पूरे वर्ड में लिखिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हमेशा वैट जब लिखोगे तो आप इस वाइज लिखो, 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ओके, तो इस वाइज पूरा बिट रहेगा इलेक्ट्रिक पावर का। इसके बाद पावर का नो डाउट वैट तो ऐसा यूनिट है, लेकिन ये बहुत छोटा गिर जाता है अगर हमें ज्यादा पैमाने पर अगर पावर मेजर करना हो तो इस वाइज हम पावर का एक बड़ा वाला यूनिट यूज करते हैं जो रहता है 1 किलोवाट। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू हाउ मेनी वैट, टेल मी। तो इसका आंसर रहेगा 1000 वैट। ओके, इसके बाद और भी एक यूनिट है 1 HP। HP मतलब हॉर्स पावर कहा जाता है। ओल्ड टाइम्स में हॉर्स के कंपैरिजन में पावर को मेजर किया जाता था। जैसे कोई गाड़ी हो तो उसका और हॉर्स का वो कंपैरेटिवली पावर मेजर करते थे। ओके, तो इसी कारण उस यूनिट को हॉर्स पावर कहा जाता है। एक जनरल एवरेज एज का अगर हम हॉर्स लेते हैं और उसका पावर अगर हम मेजर करते हैं तो वो नियर बाय 746 वैट्स के करीब आता है। ओके, तो इसे 1 HP कहा जाता है। 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। तो यही यूनिट रहेगा इसका। तो यहाँ पर पावर भी खत्म हो जाता है। अब इसके बाद एक पावर के हमें फॉर्मूलेज देखना है। जैसे आपको पिछली बार मैंने बताया वर्क डन किसके साथ इक्वल होता है, हीट के साथ। और हीट के कितने फॉर्मूलेज आते हैं, 3। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू VIT एंड H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R इंटू T। ओके, तो ये 3 फॉर्मूलेज मिलने वाले हैं। तो ये तीनों फॉर्मूलेज अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो पावर के भी हमें 3 फॉर्मूलेज मिल जाते हैं। जैसे देखो आप W की जगह में पहला फॉर्मूला यूज करने वाला है I स्क्वायर RT। इसे T के साथ डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, I स्क्वायर R। उसके बाद VIT अगर पुट करता हो तो क्या मिलेगा, VI। T सिर्फ कट करना है इन तीनों फॉर्मूले से, बचे वाले पावर के फॉर्मूले रहने वाले। V स्क्वायर बाय R इंटू T को अगर T के साथ डिवाइड करते तो क्या मिलेगा, V स्क्वायर बाय R। तो ये रहने वाले 3 फॉर्मूलेज। ओके, P इज इक्वल टू W बाय T, I स्क्वायर R, V इंटू I और V स्क्वायर बाय R। ओके, तो ये रहेगा फॉर्मूला। तो इस वाइज पूरा बीट है। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक लास्ट सेक्शन है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। एनर्जी कंजम्पशंस कहा जाता है इसे। एनर्जी कंज्यूम बाय एनी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। जैसे टीवी कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, हमें जो कॉस्टिंग होता है ना, हमारा जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी हमें बिल देता है, तो वो बिल कैसे देते हैं इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो आप, जैसे आपको पता होगा W की जगह हम H पुट कर रहे हैं। H मतलब हीट एनर्जी, तो एक टाइप का ये एनर्जी है। तो इसे मैं E से डिनोट करता हूँ 2 मिनट के लिए W को। P इज इक्वल टू E बाय T। ओके, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, PT। समझ में आ रहा है। तो E मतलब एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम आएगा। तो एनर्जी कंजम्पशन निकालते समय आपको ये फॉर्मूला निकालना है। ओके, तो एनर्जी कंज्यूम is given by using this formula, E is equal to PT। P मतलब पावर, T मतलब टाइम। तो देखो आप एनर्जी कंजम्पशन निकालते समय हमें जो यूनिट यूज करना पड़ता है उसका नाम ही यूनिट होता है। ओके, तो एनर्जी का जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का, उसे किलोवाट आवर कहा जाता है। और ये किलोवाट आवर को ही हम अल्टरनेटली यूनिट कहते हैं। ओके, तो एनर्जी कंजम्पशन निकालते समय पावर किस में चाहिए होता है, किलोवाट, और टाइम किस में चाहिए होता है, सेकेंड्स में, सॉरी आवर्स में। तो किलोवाट इंटू आवर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे यूनिट कहा जाता है। सो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट आवर। तो एनर्जी का कौन सा और एक यूनिट आपको पता है, एनर्जी कैन बी यूज्ड इन मेजर्ड इन जूल्स, अभी मैंने आपको बताया था। तो एनर्जी का जूल भी यूनिट है और किलोवाट आवर भी है। किलोवाट आवर ये बड़ा वाला यूनिट है। बड़े पैमाने पर अगर एनर्जी मेजर करना हो, जैसे हमारे घर के अंदर का इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए हम किलोवाट आवर ये यूनिट यूज करते हैं। ओके, सो देखो आप इस 1 किलोवाट आवर को हमें अब कन्वर्ट करना है जूल्स में। तो कैसे कर सकते हैं हम, 1 किलोवाट मींस 1000 वैट और 1 आवर मींस 3600 सेकेंड्स। समझ में आ रहा है। किलोवाट को मैंने इसके लिए वैट में कन्वर्ट किया और आवर्स को सेकेंड्स में। तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वैट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाएगा 36, 5 टाइम्स 0 आने वाला है, ये 3 और ये 2, तो ये जूल इंटू सेकंड बन जाएगा। देखो अब सॉरी, ये वैट इंटू सेकंड बन जाएगा। और वैट इंटू सेकंड मतलब ही क्या होता है, जूल्स। ओके, तो इसे हम अब जूल्स में लिखने वाले हैं। तो ये कन्वर्जन रहेगा किलोवाट आवर्स का जूल्स में। तो इसे अगर हम
10 के पावर में लिखते हैं तो इसका आंसर आएगा, देखो पॉइंट यहाँ पर होता है, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पर लाता हूँ तो 10⁻+1 +2 +3 +5 +6, तो फाइनल आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये रहेगा कन्वर्जन किलोवाट आवर का जूल्स में। ओके, तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके आगे वाला जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं सभी क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ, इस टॉपिक के जितने भी फॉर्मूले पर क्वेश्चंस बनते हैं, और कुछ टास्क भी मैं आपको उस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसके बाद वो वीडियो देखना जरूर देखिएगा। ओके, तो इसके बाद ये पूरा चैप्टर आपका 100% खत्म हो जाएगा और आउट ऑफ मार्क आप इस टॉपिक में ले सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।